खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन की तैयारी चल रही है। असेंबली स्पीकर की सदारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। 2 फरवरी से ये सेशन शुरू होगा बजट का और सभी अरकान असेंबली से अवामी मुद्दों पर चर्चा की अपील की गई है और गैर ज़रूरी बहस और हंगामे से बचने की अपील की गई है। 6 फरवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। सरकार का ये दूसरा बजट होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से पहले कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने बुलाई थी। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू होगा। मीटिंग का मकसद सेशन को बेहतर तरीके से चलाना और कार्रवाई में ताउन का माहौल बनाए रखना है। असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने सभी अरकान असेंबली से अपील की है कि वो ऐवान की कार्यवाही के दौरान आवाम से जुड़े मुद्दों पर ही ध्यान दें। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी हंगामे से बचा जाए और मानी खेज चर्चा की जाए। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार 6 फरवरी को असेंबली में अपना दूसरा बजट पेश करेगी। ये बजट सरकार की पॉलिसियों और तरक्याती कामों की सिमत तय करेगा। आपको बता दें कि बजट सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। असेंबली स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इसमें तमाम अरकान असेंबली से अपील की गई है कि हंगामा करने की बजाय मानी खेज जो चर्चा है वो की जाए और किसी भी तरह से मुद्दों से ना हटा जाए और आवाम से जुड़े जो मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर ही चर्चा की जाए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। गैर जरूरी बहस और हंगामे से बचने की असेंबली स्पीकर ने अपील की है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन की तैयारियां चल रही हैं। असेंबली स्पीकर की सदारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन जो है वो शुरू होगा। सभी अरकान असेंबली से अवामी मुद्दों पर चर्चा की अपील की गई है। गैर जरूरी बहस और हंगामे से बचने की अपील की गई है। 6 फरवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला ये बजट पेश करेंगे और एनसी सरकार का ये दूसरा बजट होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से पहले कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। ये मीटिंग असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने बुलाई थी। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू होगा। मीटिंग का मकसद सेशन को बेहतर तरीके से चलाना और कार्रवाई में ताउन का माहौल बनाए रखना है। असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने सभी अरकान असेंबली से अपील की है कि वो ऐवान की कार्रवाई के दौरान आवाम से जुड़े मुद्दों पर ही ध्यान दें। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, क्या कुछ इसमें चर्चा हुई है? बिल्कुल यार, दूसरे बजट सत्र से पहले एक तरह से ये एक आप कह सकते हैं कि तैयारियां भी हैं और एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि जो आगामी बजट सत्र है इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने दिया जाए और किसी भी तरह का हंगामा ना बरपे और सदन जो है वो पूरे तरीके से चल पाए और पूरे समय तक चल पाए। पिछली बार भी हमने देखा था कि कई दफा जो है जो कई सारे विषयों को लेकर दोनों पक्षों के बीच में काफी तीखी जो नोकझोंक हुई थी। बाद में जो है बात आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे महराज मलिक के साथ लास्ट में जो बजट सत्र खत्म होते होते हाथापाई तक आ गई थी बीजेपी के जो एमएलए के साथ। वहीं पीडीपी के वर्कर्स के साथ भी उनकी जो है सत्र के अंतिम समय में जो है हाथापाई हुई थी, बदसलूकी की गई थी। ऐसे में अभी के समय में ये देखा जाएगा कि जो बजट सत्र है उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे, बजट पे चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। उसके बाद ग्रांट्स, बिल्स, प्राइवेट बिल्स, ये तमाम चीजें बजट में होनी है और 2 सेशन में ये बिल लगेगा, इससे पहले और इसके बाद। तो ऐसे में बजट सत्र अच्छे तरीके से निकले कि जनता के कामकाज का जो है यहाँ पर चर्चा की जाए, जो कामकाज जरूरी है उसको टेबल पे लाया जाए, उनके ऊपर डिस्कशन हो और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जो चुने हुए विधायक हैं वो ज्यादा चर्चा करेंगे बजाय किसी राजनीति। ख्वाहिश, इस मीटिंग में ऑल पार्टी मीटिंग है, कौन कौन इसमें शामिल हुआ और किन मुद्दों पर सहमति बनी लोगों में? देखिए, क्योंकि हर पार्टी ने अपनी तरह से इस बजट सत्र के लिए तैयारियां की हैं। ओवरऑल अगर हम क्या इसमें पक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनके भी सदस्य मौजूद थे, रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने वाले रूलिंग पार्टी के सदस्य थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस मीटिंग में जो है अपनी शिरकत की है। सभी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन रही है और बात यही है कि यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा बजट सत्र लगना है तो उसको लेकर ये एक फॉर्मल आप कह सकते हैं कि एक बैठक थी, क्योंकि स्पीकर अपनी तरफ से एक संदेश देने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि बजट सत्र जो है वो हंगामे भरा जरूर होगा, कई सारे विषय हैं, कई सारे मुद्दे हैं
सरकार को घेरने की तरफ जो है वो विपक्ष रहेगा, और विपक्ष ने पहले इसको लेकर कहा है कि हम सरकार से जो है वो लेखा जोखा मांगेंगे 1 साल का, और जो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर उम्र तो सरकार कई जगह जो है वो नाकामयाब रही है, तो उन चीजों को उठाया जाएगा। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से जो है पूरी तरह से यहाँ पर सत्र में अपनी बात रखेगी और उसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में ये सत्र जो है काफी हंगामे भरा रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से स्पीकर ने एक इंट्रोडक्टरी, एक आप कह सकते हैं कि वॉलंटियरली तौर पर ये एक मीटिंग बुलाई थी। हालांकि हर सत्र से पहले ये होती है, इस बार सरकार का बजट सत्र का दूसरा ये आप कह सकते हैं सेशन है, टेन्योर है उसका, तो उससे पहले ये एक संदेश दिया गया है कि जनता के कामों की ज्यादा चर्चा हो बजाय राजनीति और जी आवाम के मुद्दे उठाने की ख्वाहिश अपील की है स्पीकर ने। तो कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो सबसे ज्यादा अहम होंगे? देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे आमतौर पर जो बेसिक इश्यूज होते हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये मुद्दे रहते हैं, डेवलपमेंट, ये मुद्दे रहते हैं, रोजगार, उसके अलावा सरकारी स्कीम्स के जो बेनिफिट्स मिलना नहीं मिलना उसके ऊपर होता है, बजट एलोकेशन के ऊपर होता है कि किस जिले में कितना बजट किस लगना चाहिए, टूरिज्म को लेकर कितनी संभावनाएं कहाँ है, नया कुछ सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, और प्लानिंग के दौरान क्या कोई पक्षपात तो नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि वैसे ही जम्मू वर्सेस कश्मीर आमतौर पर कि दोनों हितों में कहा जाता है कश्मीर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जम्मू को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अच्छा, में चीजें देखने को सामने आती है, वहीं पचाल और चनाब की तरह काफी बैकवर्ड वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, तो उनके विस्तार के लिए किस तरह से कामकाज है और किए जाएं और बजट आवंटन किया जाए। बजट को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर मीटिंग भी हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग की गई है स्पीकर की तरफ से, ताकि जो बजट है उसमें आवाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। लोगों से अपील की है, जो एमएलए थे वहाँ पे, अरकान असेंबली, सबसे अपील की है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि बर्फबारी के बाद में हाईवे खोलने की तैयारी जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलने की तैयारी हो रही है और दोपहर तक ये हाईवे खोले जाने की उम्मीद बताई गई है। 27 तारीख को यह हाईवे बंद किया गया था। नवयुग टनल के दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है। काजीगुंड बनिहाल में शदीद बर्फबारी से ब्लैक आइस से खतरा भी बढ़ा है। सड़क साफ करने का काम जारी है। 27 जनवरी को बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा था। नवयुग टनल के दोनों तरफ काजीगुंड और बनिहाल इलाके में शदीद बर्फबारी दर्ज की गई थी और आज सुबह मौसम में सुधार होते ही सड़क साफ करने का काम फौरन शुरू कर दिया गया। और डीएसपी ट्रैफिक सुरेंद्र पाल ने जी मीडिया से बातचीत की और हाईवे के कई हिस्सों में ब्लैक आइस जमी हुई है उन्होंने बताया है, जिससे आमदोरफ्त में संगीन खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि इन इलाकों में नमक डाला जा रहा है और बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस को उम्मीद है कि हालात बेहतर रहने पर दोपहर तक हाईवे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद में हाईवे को खोलने की तैयारी चल रही है और बताया जा रहा है कि दोपहर तक इस सड़क को खोल दिया जाएगा। रास्तों पर नमक डाली जा रही है ताकि ये जो बर्फ है इसको हटाया जाए और आमदोरफ्त के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस सड़क को खोला जाए। ब्लैक आइस की वजह से खतरा काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन लगातार इंतजामिया की तरफ से काम किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद से हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। दोपहर तक हाईवे खोलने की उम्मीद है। 27 तारीख को यह हाईवे बंद कर दिया गया था। बर्फबारी की वजह से नवयुग टनल के दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है। काजीगुंड बनिहाल में शदीद बर्फबारी से ब्लैक आइस से खतरा बढ़ गया है। सड़क साफ करने का काम जारी है। 27 जनवरी को बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा था। नवयुग टनल के दोनों तरफ काजीगुंड और बनिहाल इलाकों में शदीद बर्फबारी दर्ज की गई है और आज सुबह से ही मौसम में सुधार होते ही सड़क साफ करने का काम फौरन शुरू कर दिया गया है। डीएसपी ट्रैफिक सुरेंद्र पाल ने जी मीडिया को बातचीत के में बताया कि हाईवे के कई हिस्सों में ब्लैक आइस जमी हुई है, जिससे आमदोरफ्त संगीन खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में नमक डाला जा रहा है और बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। हमारा सिटरेज तो पूरा ठीक ही है सर, जितना है हमारा नवयुगा, हमारा काजीगुंड से लेके बनिहाल सिटरेज तक जितना भी हमारा सिटरेज है वो पूरा क्लियर है। अब कहीं कोरा लगा हुआ है, हम यूरिया भी डाल रहे हैं, नमक भी डाल रहे हैं, साथ साथ में कोरा ख़त्म हो गया। अभी हमारा सिटरेज जो है इन तो लगातार लगी हुई है। हमारी 4 मशीनें लगी हुई है, कंटिन्यू लगी हुई है। 6 मशीनें हमारे पास है, 6 की 6 लगी हुई है। 3 उस साइड लगी हुई है, काजीगुंड साइड में, 3 बनिहाल साइड में लगी हुई है। तो हमारा सिटरेज तो पूरा खुला हुआ है। अब आगे कहीं कोरा है, वहाँ पे यूरिया और नमक हम बिल्कुल डाल रहे हैं।
कल पूरे दिन बर्फबारी होने के बाद जो है कल पूरा दिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहा और फिलहाल आज भी एहतियातन तौर पे जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह अभी भी बंद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो है वो बर्फबारी जो हुई है कल देर शाम भी वो जगहों पे जो है वो कोहरा जम चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं चल सकती है। फिलहाल मशीनरी जो है इस वक्त भी लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बर्फ़ हटाने का काम कर रही है और अधिकारियों से जब हमारी बात हुई NHAI के और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो ट्रैफिक अमला है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद जो है 12-1 बजे तक जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को खोलने की उम्मीद है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा लग चुका है, जिसकी वजह से बहुत जगहों पर स्लिपरी जो है वो रोड बन चुका है। जहाँ जहाँ कोहरा जम चुका है वहाँ पे नमक डालने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी, ताकि उस नमक की वजह से जो कोहरा जो है वो पिघल जाएगा और ट्रैफिक को थ्रो किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त मशीनरी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे काम कर रही है और बर्फ़ को हटाने का काम सद अमल से जारी है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामबन NH44 से। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद अहमद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, कितनी बर्फबारी हुई है और क्या कुछ सूरत हाल है? जिस तरीके से कल पूरे दिन को बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कौमी शाहराह को एक बार फिर बंद करना पड़ा था और देर शाम तक जो है ये बर्फबारी जो कंटिन्यू रही थी और बहुत सारे जगहों पर जो है बर्फबारी की वजह से कोहरा लग चुका था। काजीगुंड के दोनों साइड से बनिहाल और काजीगुंड साइड कोहरा लग चुका था और तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया था। बनिहाल से लेके खारपुरा तक भी कोहरा लगा हुआ था फ्लाईओवर पर, जिसकी वजह से गाड़ियों में काफी ज्यादा मुश्किलात होती थी चलने में, तो एहतियातन जो इन्होंने ट्रैफिक रोक दिया था। लेकिन आज सुबह से जैसी मौसम साजगार हुआ, धूप निकली, तो सुबह से लगातार मशीनरी NH पर काम कर रही है और बर्फ हटाने का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे जगहों पर उन्होंने नमक डाला और नमक डालने की वजह से ये होता है कि कोहरा जो है वो पिघल जाता है और फिर रोड को थ्रू किया जाता है। और इस वक्त की अगर मैं ताजा सूरत हाल जो है काजीगुंड साइड से जो है छोटी गाड़ियों को जो है जम्मू के तरफ जो है इजाजत मिल गई, क्योंकि कोहरा पिघल गया और मशीनरी ने बर्फ हटा दिया। और इस वक्त काजीगुंड से जो है जम्मू की तरफ जो फंसी हुई थी छोटी गाड़ियां, उन्हें चलने की इजाजत मिल गई जम्मू की तरफ। जी कितना काम कर लिया गया है पूरी सड़क को साफ करने? अब पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कब तक इसको खोले जाने की उम्मीद है? यास्मीन, सबसे पहले जो फंसी हुई गाड़ियां था उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और जब ये क्लियर पूरा हो जाएगा कि दोनों साइड से जो उधमपुर में गाड़ियां थी या जो काजीगुंड में जम्मू की तरफ जो गाड़ियां जाने वाली थी उनको पहले क्लियर किया जाएगा, उसके बाद जो बाकी गाड़ियां हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जी, ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा नेशनल हाईवे। अभी जो फंसी हुई गाड़ियां थी उनको वहां से निकाला जा रहा है और बाकी के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी जल्द ही पूरी तरह से साफ होने के बाद में इस सड़क को ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तरह से खोला जाएगा और बड़े सतह पर पूरे सड़क को साफ करने का काम जारी है। नमक डाला जा रहा है सड़कों पर और एहतियात बरतने की लोगों को अपील की गई है। जो गाड़ियां यहाँ पे फंस गई थी, छोटी गाड़ियां जो फंसी हुई थी, उनको जाने की इजाज़त दे दी गई है। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क को साफ करने का ठीक से काम जारी है, ताकि जब पूरी तरह से महफूज होगा ये रास्ता तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे खोल दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है और सड़क को साफ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बनिहाल में हाईवे खोलने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है, नमक डाला जा रहा है और ताकि सड़कों को साफ किया जा सके और पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस सड़क को बहाल किया जा सके। बर्फबारी के बाद हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। दोपहर तक इस हाईवे को खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कल 27 तारीख को इसे बंद किया गया था। नवयुग टनल के दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है। काजीगुंड बनिहाल में शदीद बर्फबारी हुई है। ब्लैक आइस से जो खतरा है वो बढ़ गया है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से काम किया जा रहा है ताकि सड़क को बहाल किया जा सके। सड़क साफ करने का काम लगातार जारी है। 27 जनवरी को बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा था और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्शीद, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, जिस तरह यास्मीन हम कह रहे थे कि जो फंसी हुई गाड़ियां कल रात से थी, चाहे काजीगुंड की हम बात करेंगे या उधमपुर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बर्फ हटाया गया और इस वक्त तक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो सबसे पहले काजीगुंड में जो छोटी गाड़ियां थे उन्हें फिलहाल चलने की इजाजत मिल गई। जम्मू की तरफ उनको रवाना किया जाएगा। उसके बाद जो उधमपुर साइड गाड़ियां फंसी थी उन्हें भी निकाला जाएगा। उसके बाद जब फंसी हुई गाड़ियां पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है दूसरे गाड़ियों मालबरदार गाड़ियां जो है उन्हें चलने की इजाजत मिल जाएगी। जी खुर्शीद, वो ब्लैक आई इसके बारे में है कि वो कहां पर सबसे ज्यादा कौन से इलाके उससे मुतासिर हैं? जी यास्मीन, ये जब
कोहरा लग चुका था पूरे जो नवयुगा टनल 8 किलोमीटर का है, जो बनिहाल और कश्मीर को जोड़ता है, दोनों साइड से जो है पूरे तरीके से कोहरा लग चुका था। और बनिहाल से लेके खारपुरा एरिया तक जो है ये पूरा फ्लाईओवर जो है NHA का, और यहाँ पे पूरा कोहरा लगता है, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में खतरा होता है, फिसलन का खतरा होता है। लेकिन आज सुबह से ही जो है मशीनरी भी लगी थी और उसमें नमक डालने की कोशिश की गई बहुत सारी जगहों पे, जिसकी वजह से कोहरा पिघल गया और अभी तक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और जिस तरह हमने कहा कि छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई। फिलहाल काजीगुंड साइड से जो है सबसे पहले जो फंसी हुई गाड़ी था उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, फंसी हुई गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से इंतजामिया तैयार है और सड़क को साफ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि खराब मौसम और सख्त मौसमी अंदेशों के मद्देनजर श्रीनगर पुलिस ने आवाम की हिफाजत के लिए 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस एक्टिव कर दी है। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के ये नंबर हर वक्त खुले रहेंगे, जिसमें लैंडस्लाइड के लिए लैंडलाइन यहाँ पर है 019424775567 और 019424775568। मोबाइल नंबर है 95 और 96222550 95962222 और 551। ये हेल्पलाइन नंबर मौसम से मुतालिक इमरजेंसी, अवामी सलामती और फौरी मदद के लिए श्रीनगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हिफाजती हिदायतों पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। किसी भी मुश्किल या इमरजेंसी में फ़ौरन हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करें। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार इमरजेंसी सर्विस नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिससे अगर कोई भी मुश्किल में फंसा हो तो इन नंबर्स पर रब्ता करके अपने लिए मदद की अपील कर सकते हैं। और आपको बताएं कि लगातार 24 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद में प्रोजेक्ट बीकन 33 BRTF और BRO 122 RCC की जानिब से श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बर्फबारी की वजह से मुतासिर रनवे और एयरपोर्ट इलाके को पूरी तरह से साफ कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने के अमल के पूरा होते ही आज सुबह से ही फ्लाइट सर्विसेज दोबारा बहाल कर दी गई हैं। इसके साथ ही मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि हालात पर नज़र रखी जा रही है ताकि आगे भी जो फ़िज़ाई खिदमात है वो बिला रुकावट जारी रह सके। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है, किस तरह से यहाँ पर बर्फ़ को हटाया जा रहा है और यहाँ पर हटाया गया और सर्विस बहाल कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे रोड्स ऑलरेडी क्लियर हैं, क्योंकि रेनफॉल या स्नोफॉल की उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड्स जो है वो बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिए गए थे। जो खासतौर पर जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे किसी हद तक बर्फ जमा हुई थी, लेकिन उन सभी लोकेशंस को बिल्कुल पहले ही जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से वो मशीनरी लगा के और मैनवर्क लगा के उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। लेकिन इसी जिम्न में श्रीनगर पुलिस की तरफ से जो एक कंट्रोल रूम जो है ऑपरेशनल बनाया गया है, जो ऑलरेडी इनसे पहले भी काम कर रहा था, लेकिन अभी ये राउंड द क्लॉक काम करेगा और जो जनरल पब्लिक की असिस्टेंस है खासतौर पर उसके लिए काम करेगा। और इसके जिम्न में अगर आप देखा जाए तो सभी जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मीर आपको रोकना चाहेंगे, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हर एक प्लेन क्रैश का अलग अलग वजह, इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ अभी शायद हम में से किसी को इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज़ में ख़राबी थी, क्या मौसम ख़राब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात ये है कि उस जहाज़ में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। सर, बीते कल अखिलेश यादव कोलकाता आए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है, जो एक संगठन है, उसकी मुखिया ममता बनर्जी बन सकती है, वही बीजेपी को चैलेंज कर सकती है। आप क्या कहेंगे?
अब ये ठीक है, अखिलेश जी का ये कहना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये हम सबको मिल बैठ के फैसला करना होगा। ये इन चीज़ों का फैसला, और वैसे भी अभी तो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी का मुकाबला करना है। मुल्क भर में तो अभी चुनाव 3.5 साल के बाद होंगे, तब तक हम फैसला कर लेंगे कि किस तरह का मुकाबला जो है बीजेपी के साथ किया जा सकता है। फिलहाल तो हमें दीदी के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एंट्री ना हो, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं कि दीदी एक चेहरा है? आपको बता दें कि अजित पवार मुंबई में उनका इंतकाल हो गया प्लेन क्रैश में। इसके ऊपर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इजहार अफसोस किया है। अब आपको बताएं कि जो 24 घंटे से यहाँ पर कड़ी मेहनत के बाद में और वहाँ पर बर्फ़ को हटाया गया है और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। मीर उमर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से अब जो कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए? जी बिल्कुल, अभी करंटली अगर आप देखें तो जितने भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन है उन सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के नंबर जो है श्रीनगर पुलिस ने अजरा किए हैं, और साथ साथ जो पुलिस कंट्रोल रूम जो इसके लिए जो है खासतौर पर बनाया गया है उसके तकरीबन 4 नंबर जो है, जिसमें 2 लैंडलाइन नंबर्स हैं और 2 मोबाइल नंबर्स हैं जो कि पीसीआर के साथ कनेक्टेड है। वो नंबर्स राउंड द क्लॉक काम करेंगे और पब्लिक असिस्टेंस के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि आज जिस तरह से अभी हम चीफ मिनिस्टर की भी एक हादसे के हवाले से जो है बात सुन रहे थे, क्योंकि इस प्लेन क्रैश में कई सारी चीजें देखी जा रही है और वेदर के हवाले से भी इसमें कहीं ना कहीं पे जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे जो वेदर डिस्प्लेसमेंट्स हैं काफी ज्यादा एक रिस्क फैक्टर कभी ना कभी बन जाता है, और इस रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रख के श्रीनगर पुलिस की तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव जो है करंटली उठाया गया है, ताकि अगर कहीं पे भी कोई एडवर्स सिचुएशन जो है करंटली प्रेवलेंट वेदर की वजह से बनती है तो वहां पे लोगों को जो है असिस्टेंस मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे हम खाली रेनफॉल या हम यहाँ पे स्नोफॉल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमने रिसेंटली जिस तरह से यहाँ पे विंड स्टॉर्म की सूरत देखी अक्रॉस कश्मीर, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में उन मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था जहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के ख़ानदान के साथ ही नहीं बल्कि शरद पवार साहब के ख़ानदान के साथ भी इस दुर्घटना की मैं अफसोस करता हूँ और अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अजीत पवार साहब के आत्मा को शांति मिले और सारे ख़ानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। शुक्रिया। बता दें कि लगातार इजहार अफसोस किया जा रहा है अजित पवार के इंतकाल पर। प्लेन क्रैश में उनका इंतकाल हुआ है। मुल्क भर से लोग इजहार अफसोस कर रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इजहार अफसोस किया है और फारूक अब्दुल्ला ने भी इजहार अफसोस किया है। मीर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। मीर, किस तरह से यहाँ पर देखा जाए, क्या एयरपोर्ट से पूरी तरह से बर्फ को हटा लिया गया और कौन कौन सी जो फ्लाइट्स थी मुतासिर हुई थी? देखिए बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो कल मौसम काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब था। स्नोफॉल बिल्कुल मॉर्निंग से, इनफैक्ट परसों रात से हमें 9 बजे से तकरीबन जो है यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था, जिसकी वजह से करीबन इनिशियली पहले 4 फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड हुई थी, उसके बाद और मजीद 4 हुई थी और लेटर ऑन जो लास्ट रिपोर्ट हम तक पहुंची थी उसके मुताबिक 6 जो फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड हुई थी, जिसमें एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट शामिल थी। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से कुछ देर पहले हमारी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है बात हुई है, वहां से हमें कंफर्मेशन मिली है कि जो एयर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रिज्यूम हो चुका है और अभी किसी भी तरह की कोई जो एक सस्पेंशन है या जो डिलेइंग जो है अभी किसी फ्लाइट के हवाले से, खासतौर पर आज के दिन की बात की अगर करें
तो अभी तक इस तरह की कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एयर ट्रैफिक है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज मुकम्मल तौर पर रिज्यूम हो चुका है और कहीं पे कोई डिलेइंग या सस्पेंशन की कोई खबर अभी तक मौसूल नहीं हुई है। हालांकि अभी मॉर्निंग से अगर आप देखें तो श्रीनगर में अभी ड्राई वेदर है, यानी कि हमें मॉर्निंग से यहाँ पे अभी स्नोफॉल या रेनफॉल की कहीं पे कोई सूरत हाल नजर नहीं आती है। लेकिन एक्सपेक्ट किया गया है कि आज 4 बजे के बाद फिर से हमें हल्के तौर पर जो है बारिश या बर्फ देखने को मिल सकती है। और करीबन ये जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इसके बारे में एडवाइजरी और प्रेडिक्शंस फोरकास्टिंग की गई है उसके मुताबिक ये तकरीबन सूरत हाल हमें 3 फरवरी तक 3 फरवरी तक मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। आज शाम से मौसम में फिर से तब्दीली हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि रियासी जिले के सिंबल चौआ इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां एक ऑल्टो कार बेकाबू होकर सड़क से फिसलते हुए करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे के बाद मकामी लोगों ने फौरन राहत और बचाव का काम शुरू किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों जख्मियों को बाहर निकाला गया। जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद में जिला अस्पताल रियासी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। सोनमर्ग में एक गांव में बीती रात में एवलांच आया। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक हालात पूरी तरह से नॉर्मल हैं और जिस जगह एवलांच आया वो पहले से ही हसास माना जाता है। एक मकामी शख्स ने बताया है कि ये यहाँ एवलांच आना आम बात है और वीडियो में दिखाई देने वाला ज़्यादा असर तेज़ हवा की वजह से है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामिया ने भी हालात काबू में होने की बात कही है। एवलांच पर नजर रखी जा रही है और इलाके में सयाहत या दीगर सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। आप सभी को मालूम है कि सोनमर्ग में कल एक छोटी सी एक एवलांच आई थी और जो सीसीटीवी में आप लोग देख रहे हैं कि होटल्स या बिल्डिंग्स या मकानों के ऊपर से जो बर्फ का वो एक तूफान सा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो जो है एक टाइप का एक जो है विंड होता है जब एवलांच आती है। तो कोई इससे जानी नुकसान नहीं, कोई माली नुकसान नहीं। इसकी ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी गई थी जो है अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो इसके लवाजमात जो इसके रिगार्डिंग हमने करना था वो हमने पहले ही करा था। एज अ प्रेसिडेंट मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि किसी को कोई मतलब इसमें रूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके इन सोनमर्ग अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को अपने से सयाहों को खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप लोगों को जो है गाइडलाइन देंगे उस पर अमल करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें हमारी ही सेफ्टी होती है। कुलगाम जिले के डीएचपुरा इलाके में बोह शेख खजान सड़क बर्फ ना हटाए जाने की वजह से अब भी बंद पड़ी है, जिससे मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि रास्ता बंद रहने से इलाज, ज़रूरी अशिया की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आवाम ने मुतालिका इदारे से फौरी तौर पर बर्फ हटाने, सड़क की जो आमदोरफ्त है वो काबिल बनाने की पुरजोर मांग की है। बच्चा इतना हमारा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए